नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं नेटो की तर्ज पर शुरू किए गए उस इस्लामिक नेटो की, जिसकी शुरुआत अभी 2 दिन भी नहीं हुए उसको शुरू हुए, लेकिन अभी से इसका दम निकलता नजर आता है। ईरान की शह पर उसके जो प्रॉक्सी संगठन है हुती ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ चेतावनी देने के सिवाय कुछ कर ही नहीं पाए। बड़ी बड़ी बातें कही गई, गीदड़ भभकियां दी गई, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कोरी हकीकत है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में एक समझौता हुआ। माना जा रहा है कि मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट, जिसमें नेटो जैसी व्यवस्था है, यानी अगर एक देश पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा। किस किस पर? जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है। और बाकी दोनों देश भी युद्ध में उतरकर हमलावर को एक तरह से जवाब देंगे। एक पर हमला, दो भी उसके साथ में जंग लड़ेंगे। लेकिन यमन में मौजूद और ईरान के प्रॉक्सी संगठन हुती, जो उसके जो तमाम लड़ाके हैं, उन्होंने सऊदी अरब पर बहुत बड़ा अटैक किया। सऊदी अरब के जुबैल इलाके में मौजूद गैस फैसिलिटीज को निशाना बनाया, ब्लास्ट किया, आग लगने की खबर सामने आई। इस पूरे हमले के पीछे हुती लड़ाकों की ही बात कही गई। इसके अलावा जजान में मौजूद अरामको रिफाइनरी की एक साइट पर भी आग लग गई। हालांकि उस पर जल्द ही काबू भी पा लिया गया। हालांकि अरामको रिफाइनरी में जो हादसा हुआ उसकी वजह से क्या कुछ अभी वजह रही वो स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन इसके पीछे हुती का ही हाथ होने की बात है। हुती के हमलों का जवाब देने के लिए ना तो पाकिस्तान और ना ही तुर्की अभी तक आगे आए हैं, और यही वजह है कि अब इसके अस्तित्व पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। وحداتها العسكرية. والشيء الآخر إرسال رسالة لشعبنا العزيز أن قواتك المسلحة والجيش جاهزون وحاضرون للمواجهة ولرد أي عدوان أو أي معتدي على بلدنا. أما بالنسبة لدول العدوان وعلى رأسهم الأمريكي والسعودي والإماراتي، فهذه رسالة: إن أردتم السلام فنحن أهل السلام، وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون وحاضرون في الميدان. وما بعد هذه المناورة بإذن الله لن يكون كما قبلها، فستشارك في هذه المناورة كل الوحدات من الصاروخية والمسير وسلاح الجو وكذلك كل। दरअसल हुती के लड़ाके जिन पर हमले का मतलब है ईरान को नाराज करना और ईरान का गुस्सा सहने की अगर हैसियत की बात की जाए तो वो हैसियत तो फिलहाल किसी में नजर नहीं आती, खासतौर से तुर्की और पाकिस्तान में तो रद्दी भर भी नहीं। और सऊदी अरब तो पहले से ही तबाही सह रहा है। अब बड़ी बात ये कि जो मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट हुआ, इसमें इस्लामिक नेटो इसे कहा जा रहा है। हालांकि इनकी हैसियत ईरान के आगे पूरी तरह से नग्न है, शून्य है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक रूप से कंगाल है, उसकी सैन्य क्षमता दूसरों की खैरात पर टिकी है। अब माना जा रहा है कि उसे सऊदी अरब की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसे सऊदी अरब से जो कर्ज है या जो रियासत है उसकी एक उम्मीद है, उसकी आस है। तुर्की नेटो का सदस्य ऑलरेडी है, लेकिन हथियार और विमानों के लिए अमेरिका पर निर्भर है। वो मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने और लाल सागर से सुरक्षित व्यापार करना चाहता है। अब माना जा रहा है कि तुर्की की जो नजर है वो भी सऊदी अरब के पैसों पर ही है, जबकि सऊदी अरब के पास में पैसा तो बेहिसाब है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वो भी अमेरिका पर निर्भर है। हुती के जो लड़ाके हैं उनके सऊदी अरब पर हमले बीते लंबे समय से लगातार जारी है। हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट रहा है, उसे भी नाटो जैसा ही कहा जाता रहा है। पाकिस्तान ने अपने सैनिक तो सऊदी अरब में भेजे, लेकिन वो ना तो हुती पर पलटवार की हिम्मत जुटा पा रहे हैं और ना ही ईरान से लड़ने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं। अब बड़ी बात ये कि ये जो पैक्ट पे पैक्ट खेला जा रहा है, ये सिर्फ कागजों तक सीमित है क्या, और ये क्या ध्यान भटकाने की एक बड़ी तस्वीर है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या ईरान और हुती के हमलों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की वाकई में सक्षम हैं? पहले भी पैक्ट के बावजूद सऊदी की ओर से जंग में नहीं उतर सका पाकिस्तान, क्या इस बार हिम्मत जुटा पाएगा? क्या ईरान का गुस्सा झेलने की स्थिति में पाकिस्तान है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं।
पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शाहिद नजीर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आज जल्दी से शुरुआत में माथुर साहब आपसे करना चाह रही हूँ, इस डिफेंस पैक्ट के बारे में मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। ये पहले वाला जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच का डिफेंस पैक्ट था और इसे जो अब इस्लामिक डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, इस्लामिक नाटो, ये एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन क्यों खड़े हो रहे हैं आप? जय हिंद नैना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि इसको इस्लामिक नाटो कहना मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। कोई आज की तारीख में इस्लामिक दुनिया में अगर कोई बहुत बड़ी शक्ति के रूप में निकल करके आया है वो ईरान है, और कोई भी इस प्रकार का जो पैक्ट है या कोई भी इस प्रकार का जिसको आप इस्लामिक नाटो कहने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बगैर या उसके खिलाफ अपना कहीं ना कहीं डायरेक्शन रखते हुए वो इस प्रकार का कोई नाटो बनने का कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, देखिए कि जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में सिमिलर अरेंजमेंट हुआ था पिछले साल, उसके बाद से पाकिस्तान पर भी कई हमले हो चुके हैं और सऊदी अरब पर भी हमले हो चुके हैं, और ना पाकिस्तान ने सऊदी अरब की कोई मदद करी थी और ना ही सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई किसी प्रकार से आया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो पैक्ट हुआ है नैना, ये एक अपने अपने इंटरेस्ट तीनों देशों के इसके अंदर शामिल हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये बात पाकिस्तान के जो मित्र हमारे बैठे हैं उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन असल फैक्ट यही है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात उनको लगा कि दो चीजों पर हमें बहुत ध्यान तवज्जो देने की आवश्यकता है। पहला अपनी रक्षा प्रणालियों पर, दूसरा अपनी अर्थव्यवस्था पर। तो मेरा ये मानना है, देखिए इसके आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। पहला स्टेटमेंट, एक सेकंड ना प्लीज, पहला स्टेटमेंट फ्लोरिडा से आया था, जहां पर कि असीम मुनीर ने कहा था कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगला हमला भारत पर हम ईस्ट से करेंगे, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, तो उसको हमको कंपनसेट करने के लिए एक और फ्रंट तैयार करना है, और इसी वजह से उन्होंने मिलिटरीली बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। दूसरी बात, उनको ये क्लियर कट पता है कि जहां तक सवाल मिलिट्री हेल्प का था, आप इस बात को जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की के जो ड्रोन्स थे, तुर्की के बहुत सारे सैन्य उपकरण जो उस युद्ध में शामिल थे, तुर्की के लोग भी वहां पर ऑपरेटर्स भी आए हुए थे। उनका क्या हाशर हुआ ये भी सबको पता है, इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, वो अपने आज का विषय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि उनको अपनी दोनों परिस्थितियों को ठीक करने की आवश्यकता थी। और तीसरी चीज जो है वो सऊदी जो पश्चिम एशियाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें अपना एक रोल बनाना चाह रहा है, तो वो भी उनका एक उद्देश्य इसमें रहा है। जहां तक सवाल इस पूरे जो पैक्ट है जिसको कि आप इस्लामिक नाटो कहने का प्रयास कर रही हैं, उसका पहला जो स्टेटमेंट उसके खिलाफ आया था वो ईरान से आया था, और ईरान ने साफ कर दिया था कि ये कागज पर दस्तखत करने से आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, और उन्होंने हूती के थ्रू हमला करवा करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो आपकी जो सुरक्षा की गारंटी की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हूती ने खुले आम हमला किया है, उनकी शिपिंग लेन्स को रोका है, उनकी हाँ ठीक है सर। देखिए, ये आपने एक मोटे तौर पर तो ये चीज़ बताई। वेल, मेरे साथ में शायद नज़ीर साहब जुड़े हुए हैं। पहले माफ़ी के साथ मैंने आपका नाम उस समय गलत अनाउंस कर दिया। शायद नज़ीर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस बात को ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको लेकर अब इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे। वो कह रहे हैं कि भाई सऊदी और पाकिस्तान का तो पहले से पैक्ट था, सऊदी पर ईरान ने कई बड़े हमले किए, लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आया। अब इस नए डिफेंस पैक्ट में आखिर सिर्फ तुर्की का नाम तो ऐड हुआ, और वो भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आता है। आखिर कहां है पाकिस्तान की फौज? क्या वो हुती लड़ाकों से लड़ने जाएंगी? क्या ईरान पर हमला करने की तैयारी है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है ये पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और अभी इसके दरवाजे खुले हैं, तो एक और पिवट ऑफ पावर जो है जो कि यूरोप तक उसका रीच है, वो है तुर्की। तुर्की ने भी इसको ज्वाइन किया, और इसको मजीद ममालिक ज्वाइन करेंगे, इसलिए कि ये ट्रायंगल ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ एंड पिवट एक वजूद में आया है, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक डिफेंस आर्किटेक्चर है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, ये उस पर अमल हो रहा है।
और इससे 3 ममालिक जो है काफी नालान है और वहां पर कलबली मची हुई है और वहां पर खुद अपने जो जो उनके स्ट्रेटेजी है उनको दोबारा विजिट कर रहे हैं कि भाई ये तो एक नई ऐसी चीज खड़ी हो गई और जो कि ऐसा स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है जो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और इसके अलावा यूरोप के टिप और फिर इसके अलावा जितने भी ये चोक पॉइंट्स है, सी लेन्स है, वो सबको ब्लैक सी से लेकर फिर मेडिटेरेनियन, फिर रेड सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सबको कवर कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अरे डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन नजीर साहब डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन 7 तारीख को इस पैक्ट पर साइन होता है जिसमें यह तय किया गया कि एक पर हमला तो तीनों पर हमला, एक पर हमला होगा तो भाई बाकी के जो 2 देश हैं वो भी उसके साथ में स्टैंड करेंगे। 7 तारीख को साइन होता है, 9 तारीख को बड़े हमले हो जाते हैं बेसिक फैसिलिटीज पर। तो जवाबी स्टैंड किस तरह का है पाकिस्तान का, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सऊदी से अच्छे संबंध, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है पाकिस्तान, एक लंबी बॉर्डर सीमा एक तरह से उसके साथ में शेयर करता है। जी बिल्कुल, और जहां तक इस बात तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाकी अरब गल्फ ममालिक वो एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट में है और वो रेस्ट्रेंट से नहीं निकलना चाहते क्योंकि दैट विल बी टू द बेनिफिट ऑफ इजराइल और इंडिया नेक्सस को। एक तो बात ये, दूसरा आपने सिंदूर की बात की, सिंदूर को बेशक जारी रखे लेकिन अभी याद रखो कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बन चुका है। तो अपनी खैर मनाए, ऐसा न हो कि आप हूती का फिक्र कर रहे और यहाँ पर आप सिंदूर को लॉन्च कर दे जो कि बाकी है, तो फिर आपके लिए बड़े मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। अरे नजीर साहब, अभी मुश्किलात मुझे लग रहा है जवाब देना पड़ जाएगा। आप सिंदूर की चिंता ना करें, सिंदूरी रंग मैंने पहना हुआ है, सिंदूर तो हिंदुस्तान की शान है और मुझे लगता है वो हर दुनिया का हर एक व्यक्ति बखूबी जानता है सिंदूर की ताकत आखिर क्या होती है। मुझे लगता है वो शब्दों में बयां करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन विनोद दत्ता जी, यहाँ पर शायद नजीर साहब को लग रहा है कि भाई ये जो नया इस्लामिक पैक्ट है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर का मुकाबला करेगा? यहाँ पर तो वो खुद ही अभी उलझा हुआ नजर आता है। 2025 में भी हुआ था ना सऊदी के साथ में पैक्ट, आखिर उसका कुछ नतीजा निकला क्या? और अभी भी हमला हो गया ना, क्या ये सिर्फ कागजों तक ही पैक्ट और ये सारी रणनीतियां हैं क्या सिर्फ? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस तरह के जितने भी इदारे हैं या जिस तरह के ये अलायंसेस बन रहे हैं, इनका कोई मतलब वैसे नहीं रह जाता क्योंकि जब तक इनका तर्जुमा ग्राउंड पे कोई एक्शन पे ना हो। पहली बात आप देखिए, अभी मतलब नेटो के खिलाफ एक CSTO ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है रशिया, जिसकी सरबराही करता है। तो वो एक बहुत ही वीक और बड़ा ही मतलब फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये बताइए, आप नेटो तो ठीक है, जनरल माथुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको इस्लामिक नेटो नाम देना तो बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि आप ये देखिए नेटो खुद आज किसी भी देश पे हमला करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। टर्की और अमेरिका के संबंध कैसे हैं आप बताइए? अमेरिका एकदम मतलब अमेरिका इज फेड अप ऑफ टर्की, लेकिन फिर भी वो अलायंस में है और कुछ नहीं कर पा रहा है। आप ये बताइए कि वो यूक्रेन को शामिल इसलिए नहीं कर सकते अमेरिका, क्योंकि अगर उन्होंने उसको शामिल किया तो रशिया के ऊपर उनको अटैक करना पड़ेगा और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ये देखिए, आज सऊदी अरेबिया जो है वो 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यकीनन सबकी नजर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो माली हालत है वो सबको पता है कि किस खस्ता हाल में है। कि आप ये बताइए, ठीक है ये हम मानते हैं कि आप एक जौहरी ताकत है, लेकिन क्या जौहरी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ईरान, जैसे माथुर साहब ने कहा था कि साहब ईरान एक ऐसी पावर उभर के आया है वेस्ट एशिया में कि आज अमेरिका भी उसके आगे घुटने टेक रहा है। तो जब तक आप देखिए, आपने पहले भी इस तरह के करार किए हैं, आप ये बताइए कि आज अगर ये करार हुआ है तो इमीडिएटली कोई ना कोई रिटेलिएटरी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन आप मतलब इस तरह के जो जैसे कहते हैं कि भाई ये मर्सिनरी पैक्ट है, जैसे मैं कहूंगा, क्योंकि आप केवल पैसों की वजह से, देखिए सऊदी के पास काफी पैसा है, सऊदी को सुरक्षा भी चाहिए। लोगों को ये पता लग गया है कि साहब अमेरिका वो अपनी बात पे खरा नहीं उतरा है। तो ये भी एक टेस्टिंग बेड पे, जब तक टेस्ट बेड पे ये नहीं डाला जाएगा ये एग्रीमेंट, तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और आप ये देखिए कि जो भी कंट्रीज हैं, चाहे मतलब चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, चाहे वो और मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हो, तो जब तक आप अपने पास मतलब आपके पास सिक्योरिटी, अपने इंपेरेटिव्स ठीक नहीं होंगे,
जब तक आपके अपने मतलब जो पॉलिसीज हैं या जो आपका कॉम्बैट पोटेंशियल है वो आपको मतलब तैयार करना पड़ेगा सर। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके लिए रणनीति की जरूरत हो जाती है ना। आखिर वो किसके निशानदेही पर ये नया पैक्ट बना, वही बात बताइए, सऊदी किसके ऊपर निर्भर है? उसके पास पैसा भरपूर है लेकिन वो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तुर्की किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। पाकिस्तान की A to Z आखिर अर्थव्यवस्था से लेकर डिफेंस फोर्स या XYZ जो भी परिस्थितियां हैं, डिपेंडेंसी है पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर। तो आखिर इसका भी करता धरता तो अमेरिका ही हुआ ना। मैं जल्दी से सज्जाद को इस डिबेट में एंटर कराना चाह रही हूँ। सज्जाद, मुझे एक बात बताइएगा, 7 तारीख को साइन हुआ, ट्रायल का एक बहुत अच्छा मौका था। 9 तारीख को अटैक हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से या तुर्की की तरफ से। मैं पाकिस्तान, क्योंकि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई जेट भेजे गए, अपने लड़ाकों को भेजे गए, कोई आदेश दिया गया, क्या कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? या फिर 2025 वाला जो पैक्ट हुआ उसी के साथ में सिर्फ कैमरे वाला ही ये पैक्ट रहा है? नैना, बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ताहयात पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश होगी कि जितना आपने माथुर साहब को टाइम दिया है उससे जो है मुझे आधा आप टाइम दीजिएगा ताकि मैं आसान अल्फाज में, मैंने शायद नजीर साहब को भी भरपूर टाइम दिया है। देखिए उन्होंने फैक्ट की बात बोली, मैं बिल्कुल आराम से सुन रही थी, बताइए। जी, मैं भी फैक्ट, लेकिन आसान शब्दों में ना आपके देश के देखने वालों के लिए भी। वो एक हासिद यानी जो जेलिस था ना, उसको रात को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में फरिश्ते ने कहा कि बोलो तुम्हारी डिमांड क्या है, जो भी तुम्हारी डिमांड होगी उससे दुगना तुम्हारे दुश्मन को जो है वो दे दिया जाएगा। तो उस हासिद ने कहा कि मेरी आधी आंख निकाल दी जाए। तो बाकी आप खुद ही समझ लें कि उसने अपनी आधी आंख निकलवा दी दूसरे की पूरी आंख फोड़ने के चक्कर में। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे से बयां कर देते हैं ना सज्जाद, यही अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगता है आपका। नहीं, आप नाराज ना हो, मुझे पता है। ना मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जी ठीक है, इंटरप्ट ना करें ना प्लीज। देखें, आप इंटरप्ट करती हैं तो फिर मुझे जो है बोलना पड़ जाता है। मैं तो आपकी बात में हाँ मिला रही हूँ, आप नाराज हो जाते हैं। अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जब तक आप इस डिफेंस पैक्ट की कंपोनेंट को नहीं समझेंगी ना, तब तक आप डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। पहले तो इस डिफेंस पैक्ट को और नेटो के साथ जो सिमिलैरिटीज हैं जिसका हम दावा कर रहे हैं, तो उसको भी जरा चेक कर लें। इसमें 3 बड़े आम कंपोनेंट हैं। एक तो ज्वाइंट हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, दूसरा हमारा जो है ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन है, तीसरा हमारी जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और चौथा जो उसमें सबसे आम है जिसको आप पंच लाइन कह सकती हैं कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या किसी किस्म के जारियाना हमले का रिस्पॉन्ड जो है वो ज्वाइंटली दिया जाएगा। तो ये 4 कंपोनेंट लेकर जो है ये एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। एक डिफेंस पैक्ट आपका यूएई के साथ भी हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है माथुर साहब ये कह रहे थे कि होती जो है, देखिए होती जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पर पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड है। तो वो एक ऐसे एरिया को, बाबुल मंदब को जिन्होंने जो है कैप्चर कर रहे हैं, जिसमें आप देखें कि ये 28 किलोमीटर की विड्थ है, यानी इसकी चौड़ाई है। यहाँ और स्टेट ऑफ हुर्मस में अगर आप देखें तो ये दोनों मिलकर कोई 70%, मोर देन 65% जो आपकी ब्लू इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन सी है, चाहे वो रेड सी है, या फिर आप उसमें चले जाएं आप स्विस कैनाल तक जो है और यूरोप तक। तब तक आपकी जो है ब्लू इकोनॉमी जो है वो ग्रूम नहीं करेगी जब तक इसको आपने सिक्योर नहीं किया। लेकिन सज्जाद, इस पैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी? हालात को ध्यान में रखते हुए जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कोई भी समझौते या कोई भी रणनीतियां तैयार होती हैं तो मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं, राइट? अगर इस पैक्ट की जरूरत पड़ी, मिडिल ईस्ट में तनाव, ईरान लगातार चुनौती दे रहा है, ईरान अमेरिका से नहीं संभल रहा, तो पाकिस्तान या तुर्की या अगर सऊदी से क्या ही समझेगा? दूसरी बात ये कि अगर हुती जो ईरान के प्रॉक्सी हैं वो सऊदी पर हमले करें, इसीलिए तो सऊदी ने कहा ना कि भाई मुझे एकजुटता की जरूरत है। और आपने कहा कि एक साथ जब तीनों की तरफ से एक साथ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जाते रहे, आप ही ने कई बार ये दावे किए ना कि भाई पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज, सबसे मजबूत फौज, इसीलिए तो किराए पर ले लेती है आए दिन सऊदी अरब या यूएई लगातार। तो इसीलिए तो आपके ऊपर निर्भरता है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या पहले प्रोटेक्शन देने की, या फिर सिर्फ वो वन वे कम्युनिकेशन है? सिर्फ सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको अब्बास इराक्ची की हालिया स्टेटमेंट बता दूं जिससे उन्होंने होतियों से उसको ऑन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्होंने इसको डिस ऑन कर दिया है। उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉक्सी नहीं है। और माथुर साहब ने अभी कहा है
कि ईरान ने ये दावा किया है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है ये महज एक कागज है। ये सरासर माथुर साहब ने झूठ बोला है। ये इन्होंने मन घड़त एक कहानी जो है वो सुना दी है। मुझे बताएं ये कब, किसने और कहाँ कहा है, ये कहाँ कहा है, मुझे बताएं। नैना, ये ईरान बिल्कुल निश्चित रूप से वहां का एक स्टेटमेंट आया है ईरान से, और उन्होंने ये कहा है, मैंने जो इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, एक मिनट किसने कहा है? प्लीज 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 प्लीज, आप हमेशा मैं जब बोलता हूँ बीच में आप बोलते हैं, आप प्लीज शांत रहें। आप जवाब बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। एक मिनट बात सुने, आप एक मिनट बात सुने प्लीज, लिसन टू मी। अच्छा, मैंने ये कहा है आपको कि ईरान के एक मिनट आप कमान हैव अ हार्ट नैना, दिस इज नॉट नो वे। मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान का बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आया है, और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के कागजी, एक मिनट यार, किसने कहा? तो मेरे सवाल का जवाब दे। आप हो रहे हैं हाइपर श्रीमान, आप प्लीज शांत रहें, मैं बोल रहा हूं, प्लीज आई एम टेलिंग यू, प्लीज कीप क्वाइट व्हेन आई एम टॉकिंग। आपको मैं बता रहा हूं, और बताएं किसने कहा है, किस अरे मैं बता रहा हूं यार, बोलने का मौका तो दो है। तो मेरा उन्होंने ये मैसेज, मैं आपको उसका नाम बताता हूं थोड़ी देर में, उसका एक मैसेज बिल्कुल क्लियर ये है। तो उन्होंने यूं कहा था कि इस प्रकार के कागजी जो वो फैक्ट्स होते हैं वो आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। मैंने और कुछ नहीं कहा, ये बिल्कुल पाकिस्तान ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बिल्कुल 100% है, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बुखारी साहब, जबकि आप यहाँ आकर के बिना तैयारी की, मैं अभी प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, आई लेट इट। शमशाद बाग का टाइम पूरा हुआ चाहता है, आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं। इस उम्र के इस हिस्से में आप भंड मार रहे हैं, और आप बदतमीजी मेरे से मत करो। किसका टाइम पूरा हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ये बदतमीजी मेरे से मत करिए। आप समझ रहे हैं, झूठ बोल रहे आप यानी उम्र के हिस्से में एक सेना का मेरी उम्र की चिंता अपना इतनी भोंडी किस्म की कहानी सुना रहा है। सज्जाद, जरा शब्दों पर ध्यान रखिएगा, जरा शब्दों पे ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आपके यहाँ जो जहीन शख्स होता है, आप लोग उसे इतनी बेगैरत तरीके से आप उन्हें मक्खी की तरह चिटक देते हैं। हिंदुस्तान में सुनिए ना, हिंदुस्तान में जो सुनिए हिंदुस्तान में जो एक पुराना पेड़ भी होता है ना, उसे भी पूजा जाता है। आप इस बात की उस वैल्यू को नहीं समझेंगे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसका बयान है, मैं आपको बता देती हूँ, जरा जाके आप सर्च कीजिएगा। जो खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई, उनका ये बयान सामने आया, रजाई का ये बयान आया, ये जो पैक्ट इस तरह के होते हैं ये कागजी पैक्ट हैं, इन्हें सुरक्षा की गारंटी ना समझें। बात नहीं कही, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आपको सारा संसार झूठा नजर आता है सज्जाद। आप जाके कभी, आप तो खुद ईरान के तमाम जो ऑफिशियल्स के बयान आएंगे आप उन्हें तक झूठा करार दे देंगे। सच्चे तो सिर्फ सज्जाद बुखारी हैं या पाकिस्तान के जो तमाम हुक्मरान हैं वो हैं, है ना? यही बात हो जाती है। आपके लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मायने रखता नहीं। अच्छा, आप मुझे सीधा सीधा जवाब दे दो, सीधा जवाब दे दो। अरे इतनी ज्यादा आखिर पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हो गई कि ईरान से पंगा लेने के लिए चले हैं? आखिर ऐसे कौन सा लालच मिल गया? क्यों एक बार फिर से आपने अपनी सेना का सौदा कर दिया? कभी आवाम का सौदा करते हैं, कभी सेना का। इस डिफेंस पैक्ट का अगला पार्टनर होगा ईरान, ये ब्रिगेडियर नजीर साहब आपको खुद बताएंगे। उससे अगला पार्टनर होगा, इसी डिफेंस पैक्ट का होगा, वो होगा बहरीन, और उससे अगला पार्टनर होगा। आपकी इस बात पे, अच्छा विनोद दत्ता जी, मैं यहाँ पर जी नजीर साहब का रुक करूँ। विनोद दत्ता जी, आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? फिर तो ये तो डिफेंस पैक्ट दुनिया में कोई भी कर ले, कल को पाकिस्तान और हिंदुस्तान डिफेंस पैक्ट कर ले, कागज पर लिखना है क्या जाता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि इस तरह के जितने भी आप चाहे पैक्ट कर लें, लेकिन कागजों पे वो केवल एक थ्योरी बन के रह जाते हैं। आप ये मैंने आपको पहले भी मैंने अपनी डिबेट में बताया था कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश, जो मतलब इतनी बड़ी मतलब जमहूरियत है और इतनी बड़ी ताकत है, 32 ट्रिलियन इकोनॉमी है, आज वो नाटो का आर्टिकल 5 को इम्प्लीमेंट करने में 10 बार सोच रहा है। आज वो ईरान के ऊपर हमला करने के ऊपर सोच रहा है। और ईरान एक ऐसा देश है जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर खाड़ी के देशों में कोई आपको शांति प्रदान कर सकता है या सिक्योरिटी दे सकता है या आपको महफूज रख सकता है, तो वो केवल ईरान है।
और ईरान देखिए, चाहे वो रिटन मतलब एग्रीमेंट हो या एक कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो, आज ईरान के साथ भी काफी बाकी के देश भी खड़े हुए हैं। आप टर्की देखिए, टर्की की खुद इतनी खस्ता हालत है, केवल ड्रोन बनाने से, ड्रोन तो ईरान भी बना रहा है, ड्रोन तो मलेरकोटला में भी बन रहे हैं। तो ये मतलब ये टर्की की खुद की हालत बड़ी खराब है। वो कहते हैं ना कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। तो यहाँ आप ये देखिए कि जिस तरह से अमेरिका के वादे खोखले हुए, जिस तरह से मतलब बाकी के देशों के वादे खोखले हुए, इसी तरह ये दिस पैक्ट हैज स्टार्टेड विद अ बैंग एंड इट विल एंड विद अ व्हिम्पर। नजीर साहब, जी, जहां तक ताल्लुक है इस पैक्ट का, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे ज्यादा तकलीफ ये जो इंडिया को है और दूसरा इजराइल को है। तो ये क्यों है? इसलिए कि आप लोग भी तो यूएई के जरिए और फिर साइप्रस तक और हिफा बंदरगाह से जा रहे थे और वहां पर एक राहदारी भी बना रहे थे यूरोप तक। और इसके अलावा आपको ये भी समझ आ रही थी कि आपके जो आपके ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे कई हक में किसने इस्तेमाल किए थे, वहां पर इजराइल था। फिर हमारे जो न्यूक्लियर उस पर था, उसकी आपकी कितनी कोलैबोरेशन थी। ये दोनों के गिर्द एक दायरा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने खींच लिया है। अभी आपके पर बाहर नहीं जा सकते, वो चलेंगे। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जो मैं बता रहा हूं कि हर चीज कागज पर लिखी जाती है। आपके मुकद्दस किताबें भी हमारी भी कागज पर लिखी हुई है, लेकिन हमारा उस पर अकीदा है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हर चीज जब प्रैक्टिकल में आ तो पाकिस्तान के एयरफोर्स स्क्वाड्रन वहां पर मौजूद है, तुर्की के साथ हमारे ड्रोन्स का, हमारे जेट्स के ओवरऑलिंग का, इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन का। अच्छा नजीर साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस पैक्ट नया तो है नहीं, कागज पर अगर सुरक्षा की गारंटी 2025 में हुई, इसके पहले तो ये मैंने अगर ये बात कही किराए वाली बात, वो उसमें दम इसीलिए हो जाता है पाकिस्तान के जो तमाम सेना के कई फौजी जो हैं वो सऊदी अरब या तुर्की में लगातार तैनाती होती है। इवन मैं तो कई रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें तो ये हुआ कि जो ग्रैंड पैलेस है उसके अंदर भी वहां पर सुरक्षा में तैनात होते हैं। देख लो ये बात कि अगर यूएन के फोर्सेस जाते हैं तो आप कराए के वो बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप पीस के लिए जाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं। हम भी उधर गए हैं तो स्टेबिलिटी और पीस के लिए गए हुए माथुर जी, ये स्टेबिलिटी और पीस का नाम देकर जो किराए के पैसे वसूलने वाली जो बात हो जाती है, क्या उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं है नजीर साहब की? ये जो है नहीं, एक बात मेरी सुन लो, क्योंकि वहां पर 2014-15 में जो हुतीस के खिलाफ कोलिशन बना था। दूसरी बात ये कि अभी ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी अलायंस बना है, ये तो आपके लिए, आपके तिजारत के लिए, आपके एनर्जी के लिए, आपके सी लेंस को सेव करने के लिए। तो आपको उससे तकलीफ क्या है? और फिर इस इफेक्ट से आपको तकलीफ क्या है? वो इसलिए कि आप थ्रेटन अरे धोखा है, तकलीफ नहीं धोखा है माथुर साहब। देखिए नैना, ये भी इनको गलतफहमी है। भारत को किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक ब्रिगेडियर साहब प्लीज ब्रिगेडियर साहब वाला नहीं है यार, बात तो मुझे करने दो ना पूरा। आप क्यों दरमियान में बोल रहे हैं? आप दूसरे को बात समझाते हैं और हमारी बात काट देते हैं। आप तो एक कस्टमर सर्विस होते हैं, उसको जरा माथुर साहब बोलिए। जी माथुर साहब बोलिए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि भारत कोई डर नहीं रहा, कोई किसी की कोई बात नहीं हो रही। डिबेट हम कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका क्या औचित्य है, इसका क्या भविष्य हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात मैंने आपको साफ बता दी। जहां तक मिलिट्री पैक्ट का सवाल है, मिलिट्री असिस्टेंस का सवाल है, ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि कैसे तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में मौजूद थे, उनका क्या हश्र हुआ वो भी जानते हैं, और कैसे तुर्की ने जो समुद्र के तरीके से भी वहां पर आने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें आपको पता है। तो इसको हम इसके बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। भारत पर इसका क्या असर हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है नैना
कि आपने एक पैक्ट किया, आपके एक साथी के ऊपर जबरदस्त हमले हो रहे हैं और अभी से नहीं काफी समय से हो रहे हैं। जब आपका दोनों का पैक्ट था और अब तीनों का है, उसके बाद भी एक बार हमला करके उन्होंने मैसेजिंग कर दी है और खास करके उन्होंने कहा है कि तुर्की ये जो पैक्ट किया है इसको आप अपने तो इसका जो भविष्य है वो देखने की बात है, हमको ये समझने की आवश्यकता है। और हम जब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे नैना, तब जाकर के आपको क्लैरिटी आएगी। आप किसी भी इस तरह के कई सारे समझौते होते हैं, उनका क्या असर होता है। ब्रिगेडियर दत्ता ने साफ कहा, आप देखिए आज की तारीख में हकीकत तो यही है कि जो आपने कहा कि इस तरह के कई पैक्ट होते हैं, 2025 में हुआ, उसके पहले भी सऊदी अरब के साथ में पैक्ट रहा ना, पाकिस्तान की कई फौज सऊदी अरब में तैनात है। कई बार ये कहा जाए कि उनकी सुरक्षा प्रदान करते हुए ट्रेनिंग का भले नाम दिया जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है वहाँ की वो तमाम रिपोर्ट्स हम देखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जिस रूप में भले ही चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हो, इस नए नाटो, इस्लामिक नाटो जो झूठा नाम देने की कोशिश की जा रही है, ईरान की तरफ से अगर एक बार जवाबी कार्रवाई हो गई तो कहीं के रहेंगे नहीं, हकीकत हर कोई जानता है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।